Dear students, today we are going to discuss a very important article from your third unit, that is diffraction at rectangular slit. रेक्टेंगुलर स्लिट को रेक्टेंगुलर अपर्चर भी बोल दिया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए या फिर रेक्टेंगुलर अपर्चर के लिए तो आप सेम ही आर्टिकल करेंगे। तो हमें डायफ्रैक्शन स्टडी करना है किसी स्लिट के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्लिट को बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या किया, यू हैव टेकन टू स्ट्रेट एजेस। एक स्ट्रेट एज हमने ये लिया और एक स्ट्रेट एज ये लिया। इनको क्लोज बाय अगर आप रख देते हैं तो ये बीच में एक सेपरेशन आपको मिलेगी और दिस सेपरेशन, दिस गैप विल एक्ट एज अ स्लिट। आपको डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्ट्रेट स्लिट, आपने ये आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था वो वही था कि एक सिंगल स्लिट के कारण डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे आता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें रेक्टेंगुलर अपर्चर बनाने के लिए, रेक्टेंगुलर स्लिट बनाने के लिए दो आपकी जो स्ट्रेट एजेस हैं उनको नियर बाय पैरेलल रख दिया है, जिसकी वजह से आपको एक रेक्टेंगुलर स्लिट मिल गया। और इस कारण से डायफ्रैक्शन कैसा होता है उसको हम इस आर्टिकल में स्टडी करेंगे। तो जो आपका रेक्टेंगुलर स्लिट है ये कैसा डायफ्रैक्शन देगा वो डिपेंड करता है कि जो आपने ये अपर्चर बनाया है, ये जो आपका गैप है, इसके बिहेवियर पे, इसके नेचर पे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कि अगर आप ये जो गैप है इसको वाइड लेते हैं तो आपको एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। अगर आप इसको नैरो कर देते हैं या फिर वेरी नैरो करते हैं तो आपको जो डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो तीनों ही केसेस में डिफरेंट होते हैं। तो आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा वो एंटायरली डिपेंड कर रहा है जो आप ये स्लिट बना रहे हैं, इस स्लिट में विड्थ कितनी है इसकी। अब आप यू आर मेजरिंग विड्थ को मैं कह रही हूँ कि अब वाइड कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं या फिर थर्ड केस में वेरी नैरो कर रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मतलब दीज आर वेरी रिलेटिव टर्म्स। अब वाइड किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि आपका स्लिट वाइड है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट इज़ वाइड, दैट इज़ माय क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, इसकी विड्थ को आप देख रहे हैं, उसको आप यू आर मेजरिंग इट विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट यू हैव टेकन फॉर द सोर्स। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि आपका फर्स्ट केस में जो ये विड्थ है अपर्चर का, दिस इज़ वेरी वाइड, तो कहने का मतलब है कि दिस विड्थ इज़ लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, ये जो आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं, इससे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है, इसकी वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, इसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में जो आपका ये जो स्लिट बन रहा है रेक्टेंगुलर स्लिट, इसका विड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सेकेंड केस था कि जब यू आर सेइंग कि यू हैव अ विड्थ दैट इज़ नैरो। नैरो मतलब कि आपने जो वेवलेंथ लिया है उसके कंपैरिजन में ही है, उससे थोड़ा सा ही बड़ा है ये विड्थ जो स्लिट का है। जो थर्ड केस है वेरी नैरो, वेरी नैरो का केस का मतलब है कि जो आपने सोर्स लिया है उसमें जो लाइट का वेवलेंथ है उससे कम विड्थ का आपने यहाँ पे स्लिट को बनाया है। तो ये तीन केसेस हैं, तीन केसेस में आप विड्थ मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट यू आर यूजिंग इन दिस सोर्स। तो पहले बात करते हैं लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहती हैं कि यू हैव दिस ई और एफ, यहाँ पे दो पॉइंट है कि बिटवीन ई एंड एफ तो आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलनी चाहिए, और बियॉन्ड ई एंड एफ कि ई से परे और एफ से इस साइड आपको जो कंप्लीट डार्कनेस मिलनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेज। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट विड्थ्स के साथ तो आप देखते हैं कि यू वोंट गेट सच पैटर्न। आपको ऐसा नहीं मिलता है कि ई के बियॉन्ड या फिर एफ के बियॉन्ड कंप्लीट डार्कनेस है और ई और एफ के इन बिटवीन कंप्लीट इल्यूमिनेशन है, ऐसा नहीं होता है। वी गॉट सम डिफरेंट पैटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ ऑफ अपर्चर दैट यू आर यूजिंग। तो पहला केस डिस्कस करते हैं जिसमें आप ले रहे हैं वाइड अपर्चर। वाइड अपर्चर मतलब कि जो आपका ये स्लिट है इसका विड्थ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट यू आर यूजिंग टू स्टडी दिस पैटर्न। ओके, तो इसके लिए आपने कहा कि विड्थ वाइड है। वाइड का मतलब क्या है कि दिस सेपरेशन इज़ वेरी लार्ज। तो फर्स्ट केस जिसमें आप कहते हैं कि विड्थ इज़ वाइड, दिस सेपरेशन इज़ लार्ज, उस केस में आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो ये स्लिट है ये बनी है दो इंडिपेंडेंट स्ट्रेट एजेस को मिला के। आपको पता है कि एक स्ट्रेट एज का पैटर्न कैसा होता है, यू नो कि हाउ इज़ द पैटर्न ऑफ डायफ्रैक्शन फॉर ए सिंगल स्ट्रेट एज कैसा होता है कि आपका जो एज है
एज के पास आपको फ्रिंजेस मिलते हैं, एज से दूर अगर आप जाते जाएंगे तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगी, और एज की इस साइड की जहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेडो है यहाँ पे ग्रेजुअली फॉल होती है आपकी लाइट की इंटेंसिटी। ये इस एज के कारण है। सिमिलरली अगर सेम एज के कारण आप बिहेवियर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि बीच में यू हैव दिस साइड यू हैव यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, इस एज के सामने यहाँ पे यू विल गेट सम फ्रिंजेस, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेडो में आपका जो यू विल व्हाट यू सी इज दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज फॉलिंग ग्रेजुअली। तो फर्स्ट केस में आप ये कह सकते हैं कि जब आपका स्लिट की विड्थ ज़्यादा है उस केस में आप कह सकते हैं कि दिस स्लिट इज़ मेड अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट स्ट्रेट एजेस, और आप हर एक एज का इंडिविजुअली डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्रॉ करें, दोनों को कंबाइन कर दे तो जो बिहेवियर आएगा वो वैसा ही होगा जो एक वाइड अपर्चर के कारण होगा। तो डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। वाइड अपर्चर के केस में आप कहते हैं कि नियर दीज एजेस, ई और एफ एज के पास आपको अनइक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है। मिडल में आपको मिलता है यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, और ज्योमेट्रिकल शेडो में क्या होता है कि आपकी इल्यूमिनेशन इट फॉल्स ऑफ ग्रेजुअली एंड देन इट रिड्यूसेस टू 0। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने दो फ्रिंजेस का व्हाट आई वाज सेइंग कि 2 स्ट्रेट एजेस पे जो डायफ्रैक्शन पैटर्न मिला था उनको अगर आप कंबाइन कर दें तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ये 3 ऑब्जर्वेशन ही मिलेंगी। तो जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि ई और एफ पे आपको यू आर गेटिंग सम फ्रिंजेस बियॉन्ड ई, ये ग्रेजुअली फॉल हो रहा है 0 पे, बियॉन्ड एफ ये ग्रेजुअली फॉल हो रहा है 0 पे, और इन बिटवीन क्या है यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है। तो आपको ये पैटर्न क्यों मिला, क्योंकि वाइड अपर्चर के केस में जो आपके अपर्चर के यू हैव these टू बिहेव एज स्ट्रेट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एजेस, और इनके कारण से जो डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा अगर हम उनको कंबाइन करेंगे तो आपको ऐसा ही बिहेवियर मिलेगा जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सेकेंड केस है जब आपका अपर्चर नैरो हो। तो उस केस में क्या होता है, जब आपका अपर्चर नैरो होता है, नैरो मतलब नैरो विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट यू आर यूजिंग टू स्टडी द डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो नैरो अपर्चर के केस में सेंटर में आपको मिलता है या तो एक मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। पहले वाले केस में क्या मिला था सेंटर में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, इस केस में क्या मिल रहा है मैक्सिमा मिलेगा या फिर एक मिनिमा मिलेगा। नियर एजेस आपको क्या मिलता है अनइक्वली स्पेस्ड डायफ्रैक्शन बैंड्स मिलते हैं आपको, और पहले वाले केस में भी सेम ही था, अनइक्वली स्पेस्ड डायफ्रैक्शन बैंड्स यू आर गेटिंग, और ज्योमेट्रिकल शेडो में आपको क्या मिलता है इक्वली स्पेस्ड डायफ्रैक्शन बैंड्स। ज्योमेट्रिकल शेडो में इस केस में इक्वली स्पेस्ड डायफ्रैक्शन बैंड्स मिलते हैं जिनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, और देन यू विल गेट डार्कनेस। तो ये बिहेवियर फॉर द नैरो अपर्चर कैसे आता है उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है मिड में सेंटर ऑफ ई एफ, कि आपको मिड में मैक्सिमा या मिनिमा कैसे मिल रहा है अब नैरो अपर्चर के केस में। देखिए वो डिपेंड करेगा, सपोज इस फिगर में ये जो अपर्चर है ए बी ये नैरो है, तो हम स्टडी कर रहे हैं कि पॉइंट पी पे हमें जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं नैरो अपर्चर के केस में वो मैक्सिमा मिल रहा है या फिर मिनिमा मिल रहा है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आप फ्रेशनल की अजम्पशन यूज़ करेंगे। तो मान लो कि इस P के रिस्पेक्ट में P पे आप देखना चाहते हैं ई एफ का मिड सेंटर इस P, आप P पे स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे आया एक्सपेरिमेंटली, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव मेड यूज ऑफ फ्रेशनल अजम्पशन। P को सेंटर लेके यू जस्ट टेक द P एज रेफरेंस, और यहाँ पे यू जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, और यहाँ पे आपका O एक पोल डेवलप हो जाता है। इस पोल के रिस्पेक्ट में आप हाफ पीरियड एलिमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करें। कहाँ पे ड्रॉ करें, OA जो आपका वेव फ्रंट है XY वेव फ्रंट के OA पोर्शन और OB पोर्शन में आप हाफ पीरियड एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे बाय टेकिंग O एज पोल। अगर आपके यहाँ पे मान लो कि 5 हाफ पीरियड एलिमेंट इधर है एंड 5 हाफ पीरियड एलिमेंट इधर है, इफ़ यू आर गेटिंग ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट इन दिस सेक्शन, इस वेव फ्रंट के सेक्शन में अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट आते हैं तो उन हाफ पीरियड एलिमेंट का पॉइंट P के ऊपर कंट्रीब्यूशन क्या होगा एम्पलीट्यूड में, दैट वुड बी और सिंपली A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5, पाँचों के कारण ये कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन
आपके 5 हाफ पीरियड एलिमेंट इस सेक्शन में है, 5 हाफ पीरियड एलिमेंट OB सेक्शन में है, तो आपका जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा पॉइंट P पे एम्पलीट्यूड में इन दोनों हाफ पीरियड एलिमेंट्स के कारण, इन दोनों सेक्शंस में जो आए हैं हाफ पीरियड एलिमेंट्स उनके कारण, तो दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ दिस। 5 का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है, 5 का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से आपको अगर मैक्सिमा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि इफ़ यू आर गेटिंग मैक्सिमा एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, इसका मतलब है कि आपके इस वेव फ्रंट में और नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स रहे होंगे। अगर आपको पॉइंट P के ऊपर मिनिमा मिल रहा है, किसी केस में अगर पॉइंट P के ऊपर मिनिमा मिल रहा है, तो फ्रेशनल जो हाफ पीरियड एलिमेंट थ्योरी है वो कहती है कि उस केस में जो AB है इसके अंदर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स रहे होंगे, जिस कारण से आपको पॉइंट P के ऊपर मिनिमा मिलता है। तो एट द सेंटर ऑफ EF आपको मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा, वो एंटायरली डिपेंड कर रहा है कि उस वेव फ्रंट में जो एक्सपोज्ड है पॉइंट P पे, उसके कारण, उस वेव फ्रंट के कारण कितने, मतलब how many half period elements are contributing in that wave front, that will entirely decide whether you will be getting a maxima or a minima at point P on your screen. अब बात करते हैं नियर E एंड F। E और F के आसपास आपको क्या मिलता है? E और F के आसपास आपको मिलते हैं अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। वो कैसे मिलते हैं? अगर हम दोबारा इसी केस पे आए, इस फिगर पे आते हैं, अब आप E के, सपोज E और F में से आप E की विसिनिटी में स्टडी कर रहे हैं, E के नियर बाय स्टडी कर रहे हैं, मान लो आपने पॉइंट P डैश ले लिया, आप देखना चाह रहे हैं कि पॉइंट P डैश पे कितने, मतलब पॉइंट P डैश पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, क्या आएगा, आप वो चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो अगर आप पॉइंट P डैश पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आप इसको सेंटर, यू विल जस्ट ड्रॉ ए लाइन बाय टेकिंग P डैश एज रेफरेंस। तो इस केस में जो आपका पोल है वो शिफ्ट हो गया अब O डैश पे। पहले जो पोल पॉइंट P के रेफरेंस में पोल था O, पॉइंट P डैश के रेफरेंस में पोल शिफ्ट हो गया O डैश पे। तो पॉइंट P डैश में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अगेन हम फ्रेशनल हाफ पीरियड एलिमेंट थ्योरी का ही यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट P डैश में कंट्रीब्यूशन आ रहा है उन हाफ पीरियड एलिमेंट से जो AO में है, AO डैश में है, और वो हाफ पीरियड एलिमेंट्स जो OB डैश में है। मान लो कि जो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था, जब आपका ये था व्हेन योर O वाज पोल, उस केस में 5 हाफ पीरियड एलिमेंट इधर थे, 5 हाफ पीरियड एलिमेंट इधर थे, तो सिमेट्रिकली हमने डिवाइड कर रखा था। मान लो कि जब आपने इसको P डैश पे शिफ्ट कर दिया, तो इस केस में आपके 4 हाफ पीरियड एलिमेंट यहाँ रह गए और 6 हाफ पीरियड एलिमेंट यहाँ हो गए। ऑब्वियसली यहाँ पे इस साइड इंक्रीज हो जाएंगे ना हाफ पीरियड एलिमेंट, और इस साइड क्योंकि आपका सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट में भी डिक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट जो इस वेव फ्रंट में आ सकते हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो मान लो इसका यहाँ पे 4 हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहे हैं, तो अगर आपके यहाँ पे इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो पॉइंट P डैश पे आपको मिलेगा एक मिनिमा। तो वहाँ पे उस केस में P डैश पे यू विल बी गेटिंग अ मिनिमा। लेकिन अगर आपके हाफ पीरियड एलिमेंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि आपका AO डैश में मान लो 3 हाफ पीरियड एलिमेंट हैं और BO डैश में 7 हाफ पीरियड एलिमेंट है, तो पॉइंट P डैश पे क्या होगा, एक मैक्सिमा आएगा। तो अगेन यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा, वो डिपेंड करेगा एंटायरली जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इवन में हो रहा है, ओड में हो रहा है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन इवन में है तो आपको मिनिमा मिलेगा, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओड में है, ओड हाफ पीरियड एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो इस तरीके से ई और एफ की विसिनिटी में आपको अनइक्वली अल्टरनेट मैक्सिमाज एंड मिनिमाज का एक पैटर्न मिलता है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल शेडो। ज्योमेट्रिकल शेडो मतलब कि आपका यू हैव दिस पॉइंट ई और पॉइंट एफ था, इनके बियॉन्ड पॉइंट पी डबल डैश आपने कोई ले लिया, इस पॉइंट पी डबल डैश पे आप बताना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे पैटर्न आएगा। ऑब्जर्वेशन हमें कहती हैं कि हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमाज एंड मिनिमाज का पैटर्न मिल रहा है। अब उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो आप। पॉइंट पी डैश पे जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है, पहली बात तो आप पॉइंट पी डैश को रेफरेंस लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन, ठीक है, और ये लाइन आपके वेव फ्रंट को ओ डबल डैश के ऊपर कट कर रही है। तो जो भी आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है पॉइंट पी डबल डैश में वो कहाँ से आ रहा है, वो अपर्चर ओ डबल डैश बी से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें अपर्चर ओ डबल डैश पी में से जो ओ डबल डैश ए ये वाला पार्ट है, इसको तो इसने ब्लॉक ही कर लिया। जो आपका स्लिट है, स्लिट का जो एक एज था
ये एज ओ डबल डैश ए पोर्शन में जितना भी वेव फ्रंट था उसको ब्लॉक कर रहा है, तो ओ डबल डैश ए के कारण कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जाएगा एम्पलीट्यूड में. माई अपॉलॉजीज, आई एम सेइंग इट अगेन. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे जो वेव फ्रंट है ओ डैश डैश बी वेव फ्रंट में दो पार्ट है. एक है ओ डैश डैश ए और एक पार्ट है ए बी, ये वाला. तो ओ डैश डैश ए ये ब्लॉक हो रहा है इस एज से, तो इसके कारण कोई भी एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा पॉइंट पी डैश के ऊपर. तो पॉइंट पी डैश के ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो सारा ए बी वेव फ्रंट से ही आ रहा है. तो जिसके कारण से हम कहेंगे कि ए बी वेव फ्रंट में इवन हाफ बीट एलिमेंट है या ओड हाफ बीट एलिमेंट है, वो डिस्क्राइब करेगा, वो बताएगा, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि पॉइंट पी डबल डैश पे आपको मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा. कि मतलब इसमें इवन हाफ बीट एलिमेंट होंगे तो आपको मिलेगा पॉइंट पी डबल डैश पे एक मिनिमा. अगर यहाँ पे ओड हाफ बीट एलिमेंट होंगे ए बी अपर्चर में तो वहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमा. तो आपको ये भी बताना है कि इक्वली स्पेस्ड रहे हैं. तो उसके लिए अगर आप इस फिगर को देखें तो ये कुछ वैसा सा ही फिगर है जैसा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में था कि अगर ये सेपरेशन डी है और इफ दिस सेपरेशन इज़ कैपिटल डी और ये कोई पॉइंट है पी डबल डैश जो कि एक्स यहाँ से एक्स डिस्टेंस के दूरी पे है, तो आप यहाँ पे फ्रिंज विड्थ आप बताते थे, पार्ट डिफरेंस आप पहले निकालते थे. तो पार्ट डिफरेंस इस केस में क्या आता है, दैट इज़ सिंपली एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. अगर ये पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 मतलब ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, तो उस केस में आपको मिलता है मैक्सिमा. अगर ये इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो इस केस में आपको मिलता है मिनिमा. तो इस चीज़ का यूज़ करके अगर आप सपोज ओड वाला लेते हैं कि पार्ट डिफरेंस इज 2n लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से आप xn निकालें कि xn क्या है, nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन. तो सिमिलरली आप n+1th डार्क फ्रिंज की पोजीशन भी आप निकाल सकते हैं. तो आप इसको यूज़ करें तो यहाँ से आप फ्रिंज विड्थ निकालेंगे. फ्रिंज विड्थ इज सिंपली लैम्डा कैपिटल डी बाई डी. तो यहाँ पे आप देखते हैं आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, उसमें लैम्डा फिक्स है. जो ये सेपरेशन है स्क्रीन की और जो आपको यहाँ पे अपर्चर मिला है इसके बीच की सेपरेशन फिक्स है. जो आपने अपर्चर एक बार बना दिया उसको आप ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपका डी भी फिक्स है. तो इसका मतलब लैम्डा डी बाई डी ये एक फिक्स्ड नंबर है. फिक्स्ड नंबर मतलब क्या है कि ये तो पूरे एक्सपेरिमेंट में सेम ही रहेगा, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि बियॉन्ड ई एंड एफ मतलब इन ज्योमेट्रिकल रीजन आपको इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमाज एंड मिनिमाज का पैटर्न मिलता है. अब लास्ट केस है वेरी नैरो अपर्चर. उस केस में मतलब कि आपका जो अपर्चर है जो आप बना रहे हैं, ये इफ़ आई से इन दिस फिगर कि ये जो आपका ए बी अपर्चर है दिस इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट यू आर यूजिंग इन दिस सोर्स. तो इस केस में जो आपका थर्ड केस है इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, इस केस में आपको मिलता है सेंटर में एक ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा. अब ये क्यों मिला होगा आपको, अब देखिए आप कह रहे हैं कि आपका अपर्चर बहुत नैरो है, तो नैरो अपर्चर में जो एक्सपोज्ड वेव फ्रंट होगा ना वो इतना छोटा होगा कि उसमें एक या फिर एक से कम हाफ बीट एलिमेंट ही बना पाएंगे आप, क्योंकि आपने अपने अपर्चर को बहुत ही नैरो कर दिया है. इसकी वजह से जो एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है ए बी इसमें या फिर एक से कम हाफ बीट एलिमेंट ही बनेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक ब्रॉड मैक्सिमा मिलता है. और बियॉन्ड ई एंड एफ आपको क्या मिलता है, आपको इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमाज एंड मिनिमाज का पैटर्न मिलता है. वो कहाँ से आया, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ये है जो आपने यहाँ पे डायफ्रैक्शन पैटर्न इन ज्योमेट्रिकल शेडो जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था केस 2 में, दैट इज सेम फॉर इट एज वेल. तो जो आपका वेरी नैरो अपर्चर है उसके बीच में आपको मिलता है एक ब्रॉड मैक्सिमा और उसके ज्योमेट्रिकल शेडो में आपको इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमाज एंड मिनिमाज का एक पैटर्न मिलता है. तो दैट वाज इट. आपके पास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आ रखा है डिस्कस द डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय ए रेक्टेंगुलर स्लिट 5 नंबर में, उसमें आप कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ये पूरा आर्टिकल. एंड दैट वाज इट फॉर टुडे. थैंक यू.